लाल सलाम कॉमरेड्स। मेरा नाम मोहम्मद शबाज है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मार्क्सिज्म के मौरज़ वजूद में आने का मुआशी और सियासी पस मंज़र है। यानी कि किस तरीके से मार्क्सिज्म का राइज हुआ और उसके अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे और कॉन्टेक्स्ट था, उस पर्सपेक्टिव के अंदर हम इसको थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है मार्क्सिज्म के ज़हूर का, कि मार्क्सिज्म हमारे वजूद में आया। सो मार्क्सिज्म का जो ज़हूर हुआ, यानी कि उसके जो बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं उसमें यह है कि मार्क्सिज्म उसी वक्त वजूद में आया जब सरमायादारी ने, यानी कि कैपिटलिज्म ने मगरबी यूरोप और शुमाली अमेरिका के अंदर फ्यूडलिज्म के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसके ऊपर उसको डोमिनेट कर दिया था। उसके ऊपर एक फतेह हासिल कर ली थी। यानी कि ये प्रोसेस जो था वो 18वीं सदी के आखिर से 19वीं सदी के तकरीबन मिड तक फैला हुआ था। उस दौरान ऐसा हुआ कि इंसानी तारीख ने अपने उस हिस्ट्री का एक भयानक इंतशार और कह लें कि मुआशी तब्दीलियां देखी बहुत ज़्यादा। और उस दौरान सरमायादारी जो है वो मुल्कों के अंदर समाजी और मुआशी तब्दीलियां लेके आई। और उसी दौरान ही ऐसा हुआ कि बरतानिया दुनिया ने बरतानिया को कब्जा जमाते देखा मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर, मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर। सो सरमायादारी जो थी वो सिर्फ अपने मुल्कों के अंदर तब्दीली नहीं रही थी, बल्कि जितनी भी दुनिया की कदीम तहजीबें थीं, जिसमें इस्लामी दुनिया भी आ जाती है और चीन जैसा मुल्क भी आ जाता है, अफ्रीका भी आ जाता है, इन सब के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और ये सारे स्टेट्स जो है ना वो इंतशार का और इस्तेसाल का बायस बने थे। और चीन का जो रेफरेंस इसमें हमने दिया है कि 1839 और 1842 के अंदर ये चीन के ऊपर जो अफ्यून की जंगी हुई थी, उस दौरान जो चीन के अंदर इस्तेसाल हुआ था और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई थी, वो यूरोप और बरतानिया ने की थी। वो भी यानी कि हुकूमत दुनिया ने उसको विटनेस किया है। ये सारे का सारा जो सरमायादारी का जो फैलाव था, इसकी जो बुनियाद थी वो तकरीबन दो बड़े यानी कि इनकलाब बने थे, जिनमें से एक बरतानिया का सनती इनकलाब था और दूसरा फ्रांस का 1789 का सियासी इनकलाब था। ये दोनों इनकलाब जो थे वो 16वीं और 17वीं सदी के इस्तिलाही तहरीकों से जुड़े हुए थे, जिनमें से एक 16वीं सदी की प्रोटेस्टेंट तहरीक थी और दूसरा 17वीं सदी का इंग्लिस्तानी इनकलाब था, इंग्लैंड का इनकलाब था। यानी कि जिसके अंदर एंगल्स ने बोर्जुआ इनकलाबात की इनको इब्तदाई शक्लें कहा, यानी कि उसको इन इनकलाबों यानी कि बोर्जुआ इनकलाब ने जहाँ पर ये सारी की सारी तब्दीलियां लाई और जहाँ पर उन्होंने नई ताकतें पैदा की, तो वहीं पर उसने एक ऐसी कुव्वतें भी पैदा की जो उसकी मुखालफत में थी। यानी कि वो जो कुव्वतें थी, ताकतें थी, यानी कि वो प्रोलतारिया थी, प्रोलेटारिएट थी, मजदूर तबका था। यानी कि यूरोप में मजदूर तबका था और उसके जो इब्तदाई ख्यालात ने जन्म लिया था, जिन्हें बाद में मार्क्सिज्म कहा गया था। ये वो ख्यालात थे जो खुद बोर्जुआ इनकलाब का नतीजा थे। और इनकलाबी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सोच यानी कि इन्हीं तब्दीलियों का ही एक रद्द अमल थी, जो उस दौरान यानी कि इनकलाब के लिए इन्वायरमेंट बन रहा था। और कम्युनिज्म की यानी कि आइडियालॉजी थोड़ी थोड़ी राइज हो रही थी, तो वो इन जो चेंजेस थी, रेवोल्यूशन था एक किस्म का, यानी कि सोच के अंदर, वो इन्हीं का रिएक्शन ही था सारा। उसके बाद जो है ना वो बरतानिया का सनती इनकलाब शुरू होता है। बरतानिया का सनती इनकलाब उसके बाद शुरू होता है। यानी कि सनती इनकलाब से मुराद ये है कि ये वो एक टर्म है, वो इस्तेलाह है, यानी कि जो इस तब्दीली को ज़ाहिर करती है, जो पैदावारी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें यानी कि ख़त्म हो गई थी, वो हटा गई थी और उनके रास्ते हमवार किए गए थे। और ये सबसे पहले बरतानिया में 18वीं सदी के दरमियान में ही आया था। और इसी इनकलाब ने, यानी कि सनती इनकलाब ने क्या किया, टेक्सटाइल, फौलाद और जो कोयले की सनत थी उसको प्रमोट किया, उसको फ़रोग दिया और उसके अंदर तरक्की हुई। फिर रेलवे और मशीनों की जो प्रोग्रेस थी,
डेवलपमेंट थी उसको बढ़ाया गया, उसको इंक्रीज किया गया। जो ग्लोबल ट्रेड थी उसको एक्सपेंड किया गया, जिससे एक ग्लोबल मार्केट यानी कि आलमी मंडी उसमें वजूद में आई। उस दौरान इतना ज़्यादा तरक्की हुई कि आप जो प्रोडक्शंस का के अदाद शुमार है यानी कि उसका अंदाज़ा इस तरह से लगाएं कि अगर 1785 के अंदर यानी कि 1785 के अंदर जो कपास की दरामद थी वो तकरीबन, प्रोडक्शन थी या दरामद थी यानी कि वो तकरीबन 11 मिलियन पाउंड थी, और उसके बाद 1850 में 588 मिलियन पाउंड हो गई। जो तैयार कपड़ा था यानी कि उसी दौरान ही 1785 में यानी कि वो 40 मिलियन गज था, और 1850 में यानी कि वो 2025 मिलियन गज हो गया। इस इनकलाब की वजह बरतानिया की साइंसी बढ़तरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर जो उसके हालात थे, मुआशी हालात थे, सियासी हालात थे, ज़राई और जो जो एक टेक्निकल यानी कि थे, वो इनके अंदर यानी कि बहुत बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया, जिससे ये हो कि बरतानिया की प्रोडक्शन तेज हुई और बरतानिया जो है सनत इनकलाब में आगे आगे आया। उस दौरान ये हो कि बरतानिया के अंदर 1649 यानी कि उससे पहले का जो हालात है यानी कि बोर्जवा बरतानिया जो है वो बोर्जवा जमहूरी इनकलाब से गुजर चुका था। उसी दौरान यानी कि बादशाहत भी मौजूद हो चुकी थी, और जो निजी मुनाफा था और मुआशी तरक्की थी उसको हकूमती पॉलिसियों का यानी कि असूल बना दिया गया था। ठीक है। और बरतानिया ने क्या क्या अपने ज़राई मसले का इनकलाबी हल निकाला था। जरा जो देहाती ज़रात की मंडी थी यानी कि या उसकी प्रोडक्शन थी उसको मार्केट से जोड़ा, और उस देहाती यानी कि ज़राई जो ज़रात थी उनकी जो ये वाली इंडस्ट्री थी उसको तकरीबन उन्होंने 3 अहम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस वजह से उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। उनके जो 3 मकसद थे उनमें से एक ये था कि खुराक की पैदावार में जितना ज़्यादा वो इजाफा कर सकते थे वो करें, और जब ये प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो शहरों के लिए जो लेबर की फराहमी ज़्यादा होगी। और इसके बाद जो इनका मेन जो मकसद था वो ये था कि सरमाया इकट्ठा करके उन्हें सनतों में लगाए, और सनतों में लगा के जो सनती इनकलाब है उसकी रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दे। यही अवामिल थे, यही यानी कि जो मुहर्रिकात थे, यही रीजन थे जो नौ आबादियाती यानी कि फैलाव से मिलकर आलमी मंडी की तश्कील का बैस बने, और बरतानिया को तकरीबन मदर ऑफ यानी कि सनती इनकलाब, उन्होंने सनती इनकलाब की यानी कि माँ बना दिया उनको, उसको यानी कि हब बना दिया, एक सेंटर बना दिया उसको। तो उसके बाद यानी कि जो बरतानिया के ये सनती इनकलाब के ऊपर जो फ्रांस का यानी कि इनकलाब था और उसके असरात थे, बेसिकली फ्रांस ये नहीं था कि फ्रांस जो है वो इन सब में आगे नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था, बट ये कि फ्रांस जो है ना वो तकरीबन कोई अपने रेडिकल इनकलाब के उसमें था, इन्वायरमेंट में था, और फ्रांस ने उसी दौरान यानी कि कौम परस्ती, नेशनलिज्म, आज़ादी और जमहूरियत इन सब का तस्वर दिया, और उसी इनकलाब को यानी कि ग्लोबल अराउंड द वर्ल्ड उसने फैलाया, आलमी फैलाव दिया, यहाँ तक कि उसके असरात हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, यहाँ तक इस्लामी दुनिया में भी महसूस किए गए। तो इसका एक सबसे मुंह बोलता सबूत यानी कि ये है कि जो फ्रांस का इनकलाब के असरात थे वो जुलाई 1789 को बास्टिल किले पर जो यानी कि जेल के ऊपर एक हमला हुआ था, तो वो इस इनकलाब का आगाज था, जो वहां तक जो फौरन ही बड़ी तेजी के साथ ही वहां हर एक इलाके में फैला और जागीरदारा निज़ाम को उन्होंने तबाह किया, और 1793 के अंदर बाकायदा तौर पर इस निज़ाम को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और उसी दौरान ही इंसानी हकूक़ों का ऐलान किया गया, निजी मलकियत को उस दौरान तस्लीम किया गया, और अशराफिया की जो मराद थी उसका खात्मा किया गया। ठीक है, तो कॉमरेड आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी कॉमरेड, ठीक है, क्लियर है। चलें ठीक है। उस दौरान ये जिस कदर ये मुल्क सनती इनकलाब में आगे आगे जा रहे थे, तेजी से तरक्की कर रहे थे, तो उस दौरान अगर हम मजदूर जो तबका था उसकी हालत जार के ऊपर अगर हम उसको स्टडी करें, जो हमारे सामने आते हैं वो
फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो थोड़ा सा भयानक है। इसके अंदर ये था कि उस दौरान सनती तरक्की इतना ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन मजदूरों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यानी कि उस दौरान ही 6 से 16 साल तक के जो बच्चे थे उनमें यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों थे, औरतें और मर्द दोनों थे, यानी कि वो तकरीबन कोई 14 से 16 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते थे। और तकरीबन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनका मेन फोकस ये होता था कि वो नौ उम्र लड़के और नौ उम्र लड़के जिनके छोटे बच्चे फैक्ट्री में मजदूर भर्ती करें और उस पे वो आसानी से और सस्ती लेबर के तौर पर यानी कि अपनी हेजमनी कायम करे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले और उन्हें कम से कम यानी कि सैलरी दे, तनख्वाह दे। ये सारा का यानी कि जो एक माहौल था उस दौरान उन्होंने इसको इस तरह काबू रखा हुआ था कि मजदूरों के ऊपर उन्होंने सख्त किस्म के कवानीन नाफिज किए गए थे। यानी कि मास्टर एंड सर्वेंट एक्ट एक मुआहदा बनाया गया था जिस पर मुआहदा तोड़ने पर जो है कैद की सजा दी जाती थी और यूनियन साजी पर मुकम्मल पाबंदी थी। यानी कि कोई भी मुआहदा तोड़ता तो जो मालिक था यानी कि मालिक, मास्टर एंड सर्वेंट्स जो एक्ट था इसमें मास्टर से पैसे वगैरह लेकर, रिश्वत वगैरह लेकर उसको उसकी वायलेशंस को ख़त्म कर दिया जाता था, लेकिन जो लेबर थे उनको सजा दी जाती थी। उनके ऊपर यूनियन साजी पर भी मुकम्मल पाबंदी थी और किसी भी किस्म की आवाज़ उठाने पर, अपने राइट्स के लिए बोलने पर भी पाबंदी थी और इन पे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। तो जो सरमायादार तबका था उसका यही एक अकीदा था कि जो गुर्बत है वो अच्छे रवैये की जामिन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस उनकी तनख्वाहें कम रखी थी और मजदूरों को ज्यादा वक्त यानी कि काम पर मजबूर किया गया था। और वो कहते थे कि अगर हम इनको हफ्ते में पूरे हफ्ते का थोड़ी सी तनख्वाह देंगे तो पूरे हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा ओवर काम करेंगे, ओवर टाइम लगाएंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लगा कर देंगे। तो उस दौरान थोड़ा सा मजदूरों की तहरीक और शऊर का आगाज हुआ, जिसकी वजह वो फ्रांसीसी इनकलाब और सनती इनकलाब था जिसने मजदूरों को ना सिर्फ दिन जोड़ा बल्कि उनको मुनज़्ज़म होने की सिमत भी बढ़ाया। 19वीं सदी के जो पहला हिस्सा था यानी कि उसके निस्फ में मजदूरों की तहरीक का आगाज हुआ। ये सिर्फ जज्बाती रद्द अमल नहीं था, यानी कि उन्होंने इन कैपिटलिस्ट के जुल्म से तंग आकर नहीं वो एहतजाज करना शुरू किया था या इनकलाब लाना शुरू कर दिया था, बल्कि उनका जो तबकाती शऊर था वो ये उस बेस के ऊपर मबनी तहरीकें थी सारी। अब जो है मुकाबला वो अमीर और गरीब का नहीं था बल्कि सरमायादार, ताजिर और मजदूर के दरमियान था। उसी दौरान ये शऊर फैलता गया और मजदूरों ने मुकम्मल तौर पर बरतानिया के अंदर यानी कि तहरीकियों का आगाज़ किया, ट्रेड यूनियंस बनाई और अपने एहतजाज के लिए कौमी सतह के ऊपर कोशिशें शुरू कर दी। तो मजदूर तहरीकों को रियासती जबर का सामना करना पड़ा। और उसी दौरान आप एक फेमस जो लंदन के अंदर यानी कि 1819 के अंदर मैनचेस्टर में मजदूरों का कत्ल हुआ और उस दौरान यानी कि इसकी तहरीकों ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ा। तो इन तहरीकों के बानी और इन तहरीकों के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाला जिनके रॉबर्ट ओवन था, जिन्होंने यूनियंस और चार्टर्स तहरीकों का आगाज किया, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कायम की गई। उनमें बहुत ज्यादा तादाद में मजदूरों को इकट्ठा किया गया, उनको एक मोबिलाइज किया गया और उनको एक इनकलाबी तहरीक की शक्ल में चलाया गया था। जो उस दौर की चार्टिस्ट तहरीकें थी उनके जो अहम मुतालबात ये थे कि तमाम जो बालिग मर्द हैं उनको वोट का हक दिया जाए, इक्वल यानी कि मिसाल के तौर पर के जो इंतखाबी हलके थे उनको बराबरी के तौर पर यानी कि परखा जाए, समझा जाए और सालाना पार्लिमानी इंतखाबात करवाया जाए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह भी एक उनकी सेट की जाए, खुफिया वोटिंग का हक दिया जाए, उम्मीदवारों के लिए जो जायदाद की शर्त थी उसका भी खात्मा किया जाए। तो उस दौरान यानी कि तहरीक का एक अखबार था जिसको शुमाली सितारा कहते थे, वो रोज़ाना शाये होता था, जिस पर तकरीबन उस तहरीक ने उन मजदूरों से तकरीबन 5 मिलियन दस्तखत के साथ पार्लियामेंट के अंदर एक पटिशन दायर की और वो लोग सारे जलसों में शरीक हुए और उन्होंने इस तहरीक को बहुत ज़्यादा
तादाद में यानी कि कामयाब कराया। तो यहीं से मार्क्सिज्म का ज़हूर होता है, यानी कि जो चार्टर्स की तहरीकें थी और दीगर मजदूरों की जो थी, तो इस सब तबके ने नज़रियाती शऊर की बुनियाद रखी थी। और इसी अमल में मार्क्सिज्म जैसा नज़रिया उभरा, जो कि सिर्फ मुआशी निज़ाम का तज्जिया नहीं था, बल्कि तबकाती जिद्दोजहद थी, इनकलाबी नज़रिया था और सियासी बेदारी का एक बहुत बड़ा यानी कि एक खाका था। और ये नज़रिया मुस्तकबिल में मजदूरों को मदद करने मुतहद करने और सरमायादारी को चैलेंज करने की भी बुनियाद बना। सो मार्क्सिज्म की जो पैदाइश का पस मंज़र है वो अचानक नहीं हुआ था। तो ये एक तवील, बहुत बड़ी लंबी एक तारीखी जिद्दोजहद थी, जिसके अंदर मुआशी और फिक्री यानी कि अमल का और तहरीकों का एक नतीजा था, जो कि 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में सनती इनकलाब आया और जागीरदारी कमज़ोर हुई, सरमायादारी निज़ाम मजबूत हुआ उस दौरान, और नए नए समाजी तबके सामने आए थे। मसलन जैसा कि बोर्जुआ था, ये एक सरमायादार तबका था, और प्रोलेटारिया जो मजदूर तबका था, ये सारे इनका एक इन्वायरमेंट बना। और जहाँ पर ऐसा हुआ कि जहाँ दौलत बढ़ी तो वहीं ही मजदूर का इस्तेसाल भी बढ़ा। यही जो कशमकश थी, इसी कशमकश ने मार्क्सिज्म के नजरिए को जन्म दिया था। कॉमरेड, हमारा लिंक का टाइम तो नहीं खत्म होने वाला? कॉमेड हमारे पास जो हेलो, है वो 5 मिनट रहते हैं बस। ठीक है। और इसी लिंक से फिर ज्वाइन करेंगे अगली दफा। जी इसी लाइन सो पे उस ज्वाइन करें। दौरान जी कॉमरेड। कॉमेड, जी जी कॉमेड इसी लिंक से भी ज्वाइन करें। ओके। तो उस दौरान जब मार्क्सिज्म का नजरिया मजदूरों की तहरीकों की वजह से और उनके इस्तेसाल की वजह से उसका जन्म हुआ, तो उसी दौरान जो नजरियात पनप रहे थे वो बेसिकली रोशन ख्याली थी उस दौरान। यानी कि अब रोशन ख्याली की अगर हम तरफ आए तो जो 17वीं और 18वीं सदी की फिक्री तहरीकें थी, और जिसका मकसद इंसान को जहालत, मजहबी तासुब और बादशाह के अंधेरों से निकालना था, यानी कि ये जो रोशन ख्याली लिबरल इनलाइटमेंट थी, ठीक है, इनका ही मकसद था कि इंसान को जो सियासी हर हर किस्म की जो जहालत है, यानी कि या मजहबी तासुब है, उस सब चीज़ों से, और जो बादशाह की यानी कि ब्लाइंड फॉलोइंग थी, उसको उससे ख़त्म करना था, उससे उन अंधेरों से निकालना था उसको। और इसी तरीक का मकसद ये था कि इंसानों को ये बावर कराया जाए कि आप इल्म हासिल करो, अक्ल का इस्तेमाल करो, रीजनिंग करो, यानी कि अपनी आज़ादी का दिफा करो, और हुकूमत पर क्रिटिक करो, हुकूमत से अपने हक के लिए जो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके ऊपर सवाल करो, उसके लिए का जवाब मांगो। तो उस दौरान जो ना जो फिलोसफर थे, जो बड़े मुफक्किरीन थे, यानी कि वो जॉन लॉक था, जिसने इंसान को कुदरती तौर पर आज़ादी और जायदाद का हक हासिल है, इसका नजरिया दिया। रोसो था जो अवामी हकमियत और समाजी मुआहदे की बात करता था। कांट था जो कि वो कहता था कि हिम्मत करो कि खुद सोचो। वोल्टेयर था जो मजहबी रवादारी और इजहार की आज़ादी के ऊपर बात करता था। इस सब ने उन उस दौर के जितने भी मजदूर थे, जितना भी तबकाती यानी कि तकसीम में पिसे हुए लोग थे, उनको शऊर देने की कोशिश की। और ये तहरीकें जो थी वो इनकलाब फ्रांस का एक एक पेश खैमा थी, यानी कि। मगर मार्क्स इसके ऊपर तनकीद करता है कि ये सारी चीज़ें थी मुआशी, इसमें मुआशी इंसाफ की कमी थी। आज़ादी जो सिर्फ थी वो अल्फाज की हद तक थी, जबकि मजदूर की हालत वही रही। ये मार्क्स की क्रिटिक थी इन सब के ऊपर, यानी कि। तो उस दौरान यानी कि जो बोर्जुआ लिबरलिज्म थी, यानी कि वो भी अपने अरूज पे थी। बेसिकली ये जो लिबरलिज्म है, ये असल में सरमायादार तबके की ही एक सियासी सोच थी। और ये इनका जो एक नारा था, या इनके एक मकसद था या मिशन था, और ये कहते थे कि हर फर्द जो है वो आज़ाद है, हुकूमत महदूद हो, मईशत को फ्री मार्केट के अंदर, खुली मंडी में यानी कि छोड़ा जाए, और जो निजी मलकियत थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इनके यहाँ जायज़ था, और ये उसको मुकद्दस मानते थे इनके। और इनकी जो कह लें कि नुमाइंदा शख्सियत थी, प्रोमिनेंट फिगर्स थे, जो इनके फिलोसफर थे, और वो उसमें जो मशहूर है एडम स्मिथ, ठीक है, जिसने वेल्थ ऑफ नेशन बुक भी लिखी, वो था।
और जॉन स्टुअर्ट मिल भी थे, जिसने इनफरादी आज़ादी के हक में मगर रियासत की मुदाखलत को भी मदूद समझता था। वो कहता था कि आप इंसान की आज़ादी और इनफरादी ज़िंदगी के अंदर आप मुदाखलत कर सकते हैं, उन्हें जिस तरह चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सोच जो है आज़ादी की तो बात करती है मगर सिर्फ दौलतमंदों के लिए करती थी। मजदूरों के हकूक, उनकी बेहतरी, उनकी फलाह या सोशल इक्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं करती थी। इस वजह से इसके खिलाफ मार्क्स ने कहा था कि ये निज़ाम फर्द की नहीं, सरमायादारी की आज़ादी की हिमायत करता है। ठीक है, तो उस दौरान जो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो नजरिया था, यानी कि उसको भी एक वो वक़्त था जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत मिल रही थी, यानी कि जो माशियत को बाकायदा तौर पर एक सरमाया के तौर पर समझना, उजरत, मुनाफा, कीमत और तिजारत, इन सब के यानी कि उन्होंने असूल बयान किए और उन्होंने अपने तौर पर यानी कि इसको ड्राइव करने की कोशिश की। जिनमें से एडम स्मिथ था, उसने ये मुफ्त यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस का कंसेप्ट दिया, जिसमें उसने अपनी वो फ्री मार्केट का नजरिया दिया। और रिकार्डो था जिसने कहा था कि मजदूरों की उजरत कम हो और सरमायादार का मुनाफा ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आबादी तेजी से बढ़ती है और खुराक कम होती है, लिहाजा जो गुर्बत है वो कुदरती चीज है, गुर्बत कैपिटलिस्ट की पैदावार नहीं है। ये सब इन्होंने कहा था, यानी कि रिकार्डो या ये सारे। तो मार्क्स ने इसे एक नामुकम्मल इल्म कहा था, और क्योंकि वो कहता था कि ये जो निज़ाम है ये सिर्फ सरमायादार की हरकत को बयान करता है, उसके फायदे को बयान करता है, उसके मुनाफे को बयान करता है, लेकिन ये निज़ाम इस्तेसाल पर खामोश रहता है। ये जो तबकाती तकसीम है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है अवाम की और मजदूरों की, ये उस पर खामोश होता है, उसे एक कुदरती आफत या कुदरती यानी कि कुदरत का इंतकाम समझता है। सो मेरा जो कॉमरेड्स लेक्चर था वो यहाँ तक था, और आपके कोई सवाल हों तो वो थोड़ा एंड के ऊपर आप लिख लें, उन एंड के ऊपर हम आपको एड्रेस करेंगे, और यहाँ से आगे कॉमरेड आईना जो है ना वो बताएगी। तो मैं ना और आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो जिस तरह से कॉमरेड शहबाज हमें मार्क्सिज्म की इमर्जेंस से पहले के हालात और आइडियोलॉजीज का बता रहे थे, तो अब उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करूँगी और बताऊँगी कि और कौन सी इस तरह की चीज़ें थी जिन्होंने जिसके अंदर जर्मन क्लासिकल फ़िलोसफी भी आती है, जिसने कि मार्क्सिज्म को एक बेस प्रोवाइड की। तो ये जो जर्मन क्लासिकल फ़िलोसफी है, ये 1760 से 1830 के टाइम पे, ख़ासकर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में यूरोपियन फ़िलोसफी के अंदर एक अहम मकाम रखती थी। ये जो फ़िलोसफी थी, ये जर्मन मिडिल क्लास की और जर्मन सोसाइटी की कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ का इजहार थी, मगर ये उन सब इश्यूज़ का कोई लिबरल या कोई सोशलिस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती थी। असल में जो जर्मन मिडिल क्लास थी, वो एक खासी इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड क्लास तो थी, मगर उसके बावजूद उनके पास इस तरह की कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो इनकलाब ला सकें, और ना ही उनके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे इस तरह के कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकें। तो इसी वजह से ये जो वो एक जिस बीच की स्टेट के अंदर थे, वो उनका जो फ़लसफ़ा है वो बयान करता है, मगर इस फ़लसफ़े के अंदर फिर भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर कुछ प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स थे और कुछ नॉन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स भी थे। जो की पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, उसके अंदर नाम आ जाता है फ्रेडरिक हेगल का और इमानुएल कांट का। इन दोनों ने उस टाइम पे इस फ़लसफ़े के अंदर कंट्रीब्यूशंस दी थी जबकि ये अरूज पे था। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों ने किस तरह के सवाल उठाए थे और इनका फ़लसफ़ा किस तरह की बातों के इर्द-गिर्द था, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मार्क्स और एंगल्स जो थे वो किस तरह की चीज़ों से इंस्पायर हुए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमानुएल कांट का क्या सीन था। तो वो एक ऐसे फ़िलोसफ़र थे जिन्होंने कोशिश की थी कि वो देख सकें कि इंसान मज़हब के
अलावा उसके बगैर भी किस तरह से अच्छे इंसान बन सकते हैं और काइंड बन सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रिलीजियस वैल्यूज़ को छोड़ के। वो खुद जो थे वो रिलीजन पे यकीन नहीं रखते थे, और वो खुश भी थे कि उस टाइम के अंदर, क्योंकि वो सेकुलरिज्म फैल रहा था, तो वो इस चीज़ पे खुश तो थे कि लोग जो हैं वो बहुत शदीद उनका जो जिस तरह से वो मज़हब से पहले जुड़े हुए थे और उसको हर चीज़ समझते थे, उन लोगों का बिलीफ कम हो रहा था। वो इस चीज़ से एक हद तक खुश भी थे, मगर वो उससे खौफजदा भी थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो इंसानी नेचर है वो पेसिमिस्ट है। और वो उनको ये ऐसा लगता था कि अगर इंसान से हम रिलीजन ले लेंगे, रिलीजन क्योंकि इंसान को आफ्टर लाइफ का बताकर डराता था, और एक लिहाज से उसको एथिकली बिहेव करने का सिखाता था, मगर आफ्टर लाइफ से, और पूरा उसकी जो एक स्टोरीज होती थी उन सब चीज़ों के साथ, तो उनको ये लगता था कि अगर हम इंसानों से उनका रिलीजन ले लेंगे तो फिर वो अच्छे इंसान होना भी वो बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसिमिस्ट थे ह्यूमन कैरेक्टर को लेकर। और उनको लगता था कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन करना शुरू हो जाएगा अगर उसके पास रिलीजन भी नहीं रहेगा उसको रोकने के लिए। वो ये कहते थे, उनका ये मानना था, उन्होंने अपने बुक में भी लिखा कि अ, उन्होंने खुल के ये बात लिखी थी कि रिलीजन के अंदर जो भी स्टोरीज या जो भी कंटेंट होता है जो वो प्रमोट करते हैं और जिसकी बेस पे वो एथिकल लोगों को बिहेव करने का बताते हैं एथिकली, उनको लगता था कि वो सब कंटेंट जो है वो ठीक नहीं है, मगर वो ये मानते थे कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उस चीज़ की ज़रूरत है। अ, और उन्होंने खुद से जो कहा था लोगों की मोरालिटी के लिए, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि लोग अच्छे से बिहेव करें, मतलब अच्छे इंसान बन के रहें, मगर उसके लिए उनको रिलीजन की ज़रूरत ना हो, और वो मोरालिटी को खुद से इंसानी इंटेलिजेंस से समझ सकें। उसके लिए उन्होंने खुद ये दिया था, उनका तरीका जो था वो ये था, वो कहते थे कि जो भी चीज़ है उसको खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो। यानी अगर आप कोई काम करने वाले हो और आप जानना चाहते हो कि उसकी अ, यानी वो मोरली कितना ठीक है या गलत है, तो आप यूँ सोचो कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप कैसा फील करोगे। इसकी कोई एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आप बिलफर्ज किसी जगह से छोटी मोटी चोरी कर लेते हो, वो सोचते हो कि जहाँ से मैं कर रहा हूँ उसके पास तो इतने उसे फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके साथ ही वो हो, तो वो आपको कैसा फील होगा। और इसी तरह से वो कहते थे कि इसी तरह से मोरालिटी को टेस्ट किया जाए। तो थोड़ा सा फ्रेडरिक हेगल का देख लेते हैं कि उनका फलसफा किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमता था। तो उन्होंने बात की थी, फ्रेडरिक हेगल ने, हर किस्म के चेंज के बारे में, जिस भी तरह का चेंज हम सोच सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ नेचर। यानी ख्यालात किस तरह से बदलते रहते हैं, हिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो किस तरह से आती हैं, या नेचर के अंदर चेंजेस किस तरह से आती हैं। नेचर के अंदर चेंजेस जैसे कि जैसे स्पीशीज होती हैं तो वो एक्सटेंट हो जाती हैं, या वो उनकी एवोल्यूशन होती है, तो इस तरह की सब चीज़ों के अंदर जो भी चेंज आता है वो उनका मेन सवाल ये होता था कि वो किस तरह से आता है। और उनका जो मेन क्वेश्चन था वो भी यही था कि कैन देयर बी एनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ चेंज। वो चाहते थे कि उनको कोई एक जनरल लॉ मिल जाए जो कि चेंज, जिससे वो देख सकें कि चेंज किस तरह से आता है। तो उन्होंने जो इसका आंसर दिया था इसी क्वेश्चन का कि क्या यूनिवर्सल लॉ है चेंज का, वो उन्होंने डायलेक्टिक्स दिए थे। अब उनका डायलेक्टिक्स ये कहता था कि एक थीसिस होता है और एक वो टकराता है एंटीथेसिस से, और फिर वो एक नई चीज़ बना देता है, और इसी तरह से आइडियाज चेंज होते रहते हैं। अ, और यही जो हेगल्स का डायलेक्टिक्स था, इसी को मार्क्स ने आगे लेकर चले, मगर उन्होंने ये कहा था कि ये सब जो चीज़ें हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो सिर्फ आइडियाज़ नहीं होते, यानी सिर्फ थीसिस और एंटी थीसिस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आइडियाज़ के तौर पे आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो मटेरियल लाइफ होती है। यानी हमारी जो मादी जिंदगी है, वो उसके दरमियान में जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं। और उसी से वो ये कहते थे कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं वो मटेरियल लाइफ के अंदर होती हैं, ना कि सिर्फ आइडियाज़ के अंदर। और उसी से सब चेंज आता है तारीख के अंदर। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं
कि मार्क्स और एंगल्स की अर्ली लाइफ क्या थी, मार्क्सिज्म से पहले की। तो इसको जो है वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो दोनों मार्क्सिस्ट किस तरह से बने थे। यानी एंगल्स और मार्क्सिस्ट किस तरह से बने थे, क्योंकि पैदा होते ही तो कोई भी मार्क्सिस्ट नहीं होता है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के हालात और तजुर्बात से गुजरते हैं और अपने आइडियाज़ को और व्यूज़ को डेवलप करते रहते हैं कि अ, वो उन हालात से गुजरते गुजरते एक आइडियोलॉजी की शेप ले लेते हैं, उन्हीं के जो उनके एक्सपीरियंसेस से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते हैं। तो जो मार्क्स हैं वो 5 मई को 1818 में रशिया में प्रशिया में पैदा हुए, जो कि अब जर्मनी का पार्ट है। तो उनके जो वालिद थे वो शहर के बेहतरीन लॉयर्स में से थे और उनका अच्छा खाता पीता घराना था, मगर वो लोग रेवोल्यूशनरी नहीं थे। उनके जो वालिदैन थे वो असल में उनका बैकग्राउंड जो था वो यहूदी बैकग्राउंड था। तो इवन तो वो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती थी, क्योंकि वो लोग जो प्रशिया में रहते थे, जिस जगह में रहते थे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत एंटी ज्यूस था, यानी यहूदियों को पसंद नहीं किया जाता था। तो उनको डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से देखना पड़ती थी। और इसी वजह से मार्क्स के जो वालिद थे वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे। तो वहाँ पे जो प्रशियन गवर्नमेंट थी उनका एक ये लॉ था, उनका एक ये रूल था कि जो भी कोई यहूदी होता है वो लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो क्योंकि मार्क्स के वालिद एक यहूदी ही थे, तो फिर उनको अपना मज़हब बदल कर क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना पड़ा था। इसीलिए वहाँ का और इसी तरह से वहाँ का एक और रूल ये भी था कि जो क्रिश्चियंस जो लोग नहीं होते, जो नॉन क्रिश्चियन बच्चे होते हैं, उनका पब्लिक स्कूल्स में दाखिला नहीं हो सकता था। तो फिर जो मार्क्स के पेरेंट्स थे उन्होंने अपने सब बच्चों को क्रिश्चियन आइडेंटिटी दी थी, क्योंकि इवन दो उनको खुद से तो मज़हब से कोई लगाव था नहीं इतना ख़ास, लेकिन अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करने के लिए और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए उन्हें क्रिश्चियनिटी के करीब रहना पड़ा था। अब जो है वो हम देखते हैं कि मार्क्स का जो होम टाउन था उसका नाम था ट्रायर। ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत सदियों तक रोमन एम्परर्स रहा करते थे और यहाँ पे रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी। मगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1794 के अंदर फ्रेंच आर्मीज जो हैं वो यहाँ पर आए थे और इन्होंने इस जगह को कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पे रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को हटाकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने लागू कर दी थी। और इन्होंने यहाँ पर जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ और कवानीनों ज़वाबित लागू कर दिए थे। और फिर ये जगह जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इवन तो बाद में प्रुशिया के किंग को वापस मिल गया जब नेपोलियन को 1815 के अंदर शिकस्त हुई। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक बार वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ चुके थे, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बाद तक रहा। अब यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो ये जो उनका होम टाउन है ट्रायर, ये इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड था। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई था, और इस वजह से वहाँ पर जो है वो चोरी चकारी बहुत आम थी, वहाँ पे बेगर्स बहुत आम थे और प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम थी। तो मार्क्स ने बहुत छोटी उम्र से ये गुर्बत और मिजरी को बहुत करीब से देखा हुआ था। अब मार्क्स ने ये जो सारी अर्ली एज है जो ट्रायर में गुजारी है, और उसके स्कूल वाली एजुकेशन जो है वो भी उन्होंने वहीं से ली है, और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना, वो इस ट्रायर से 40 मील दूर एक शहर था बोन, वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ पे ना वो लॉ पढ़ते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टेड थे अपनी पढ़ाई को लेकर, काफ़ी पैशनेट थे। तो उन्होंने इनिशियली 9 कोर्सेज में इनरोल किया था, जिसमें लॉ के साथ साथ पोइट्री भी थी, लिटरेचर भी था और आर्ट भी था। तो शुरू में तो वो बहुत रेगुलरली अपने सब लेक्चर्स अटेंड किया करते थे, उन्हें बहुत पसंद था। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको वो सब लेक्चर्स वगैरह, स्पेशली लॉ के जो लेक्चर्स थे, वो अच्छे नहीं लगते थे, काफ़ी अनसेटिस्फाइंग लगते थे। तो फिर उन्होंने ज़्यादा फोकस रखा खुद से पढ़ने पर।
अच्छा, पहले वो बॉन गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन उनको जाना पड़ा था, और वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था। और उनका जो था वो अ, उनको उनको जो पीएचडी की डिग्री थी वो मिली थी 1840 के अंदर। अब उनका क्योंकि फिलोसफी के अंदर इंटरेस्ट था और हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट था, तो उन्होंने, जब वो बर्लिन गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, तो वहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, जिसका नाम था यंग हेगेलियंस। अब ये जो ग्रुप था ना, ये जो था ये फ्रेडरिक हेगल के फॉलोअर्स का ग्रुप था। और फ्रेडरिक हेगल्स जो थे वो खुद उसी बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, लेकिन उनकी डेथ जो है वो मार्क्स के उस यूनिवर्सिटी में जाने से पहले ही 1830 में हो गई थी। तो हाँ, तो वो यंग हेगेलियंस के साथ जुड़ गए, जो कि फ्रेडरिक हेगल के फॉलोअर्स का एक ग्रुप था। मगर वहाँ जब मार्क्स उस यूनिवर्सिटी में गए थे तो हेगल की तो डेथ हो चुकी भी थी। खैर, मार्क्स को उनकी डिग्री मिल गई पीएचडी की 1841 के अंदर। तो यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया जर्नलिज्म के ऊपर। और उन्होंने फिर, क्योंकि जर्नलिज्म के ऊपर उनका फोकस था, तो वो सारी जो उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो उसके साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने जो है फिर लिखना भी शुरू कर दिया। तो जिस अखबार के लिए उन्होंने सबसे पहले लिखा था और बाद में जिसके वो एडिटर भी बने थे, 1842 के अंदर वो उसी अखबार का एडिटर बने थे। अब वो जो अखबार था ना, उसको उस दौर के इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट किया करते थे। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उस दौर के जागीरदाराना निज़ाम से बहुत तंग आए हुए थे, और वो बड़ा तंग थे ये फ्यूडल्स के हर चीज़ के ऊपर इतने ज़्यादा कंट्रोल से। अब क्योंकि उस अखबार को वो फ्यूडल्स के खिलाफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सपोर्ट करते थे, और अब मार्क्स भी उसमें चले गए थे, तो वो उसको जो है ना वो वहाँ पे खुलम खुला तनकीद किया करते थे जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ, और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज़ उठाया करते थे। अब इसी बेस पे उनके अखबार को काफ़ी सेंसरशिप फेस करना पड़ती थी, और फिर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि 1843 के अंदर वो अखबार बैन हो गया, और फिर उसको अब आखिर बंद करना पड़ा। अब जब उस अखबार को बंद करना पड़ा और वो बैन हो गया, तो मार्क्स ने सोचा कि वो एक नया जर्नल निकालेंगे। लेकिन क्योंकि रशिया में तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे रहते हुए तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो फिर उन्होंने फ्रांस जाने का सोचा, उसकी कैपिटल सिटी पेरिस जाने का सोचा। अब वो पेरिस चले जाते हैं फिर, और वहाँ पे अपने जर्नल पर काम जारी रखते हैं। अ, वो जो है अपने जर्नल का नाम जर्मन फ्रेंच ईयरबुक्स रखते हैं, और उनका इरादा तो ये था कि ये महानावाश आया करेगा। मगर उसका सिर्फ एक ही इशू आया था, और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उनका ये जो जर्नल था जिसका सिर्फ एक ही इशू आया था, ये भी काफ़ी अहम साबित हुआ, क्योंकि इसी में मार्क्स ने और एंगल्स ने सेम सब्जेक्ट के ऊपर बात की थी, आर्टिकल्स लिखे थे। और क्योंकि उन्होंने सेम सब्जेक्ट के ऊपर बात की थी, मार्क्स को एंगल्स का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा था, तो इसी वजह से वो आपस में मिल भी पाए थे। और उनकी वही हिस्टोरिक मीटिंग थी जिसकी वजह से वो दोनों जो हैं वो अपने ख्यालात को वाज़ेह कर सके थे, और मार्क्सिज्म की बुनियाद रखने में उन्हें मदद मिली थी। अब ये जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर उन दोनों ने बात की थी, वो था मटेरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट पर इवन पहले ही इंडिपेंडेंटली इसी कंक्लूजन पर आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद इस मीटिंग का फायदा ये हुआ कि वो दोनों जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नज़रियाती इत्तेफाक कर सके। और आज थोड़ा सा जो है ये है क्या चीज़, मटेरियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये कहता है कि जो हिस्ट्री होती है ना, इट्स शेप्ड बाय मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड नॉट आइडियाज, रिलीजन और पॉलिटिक्स। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है, ये इसको उर्दू में कह सकते हैं मादी तस्वुर तख्लीक। और ये कहता है कि
तारीख की तब्दीली और तरक्की की वजह ख्यालात, मज़हब या सियासत नहीं बल्कि मादी हालात ज़िंदगी होते हैं। यानी कि मटेरियल कंडीशंस, जैसे कि इंसान अपनी ज़रूरियात को, जैसे खुराक को या अपने लिबास को या फिर अपनी रिहाइश को, वो इन सब चीज़ों को वो आपस में इंसान किस तरह से तकसीम करते हैं या पैदा करते हैं, यही वो मटेरियल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हिस्ट्री बनती है और हिस्ट्री तब्दील होती है और तरक्की करती है। अब किसी भी कोई भी जो सोसाइटी होती है, उसके जो ख्यालात होते हैं और उसके जो लॉ होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनका बहुत उन पर जो असर होता है ना, एक बेस जो उनकी होती है वो इकोनॉमिक बेस होती है। और ये जो इकोनॉमिक बेस होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, ये क्लास स्ट्रगल के थ्रू चेंज होता रहता है। अब ये क्लास स्ट्रगल यानी कि जो तबकाती जद्दोजहद है, यही तारीख को आगे बढ़ाती है। ये तबकाती जद्दोजहद होती है, जैसे गुलाम के और मालिक के दरमियान में एक क्लास स्ट्रगल, या फिर एक किसान और सरमायादार के दरमियान क्लास स्ट्रगल। तो अब होता यूँ है कि जब ये क्लास स्ट्रगल चलती रहती है और जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जब वो पुराना हो जाता है, तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है इसी क्लास सिस्टम के थ्रू। और उसको रिप्लेस करके एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाता है और फिर दोबारा से यही चलता रहता है, हिस्ट्री बनती रहती है, चेंज होती रहती है वो सब। तो ये हमने अभी देखा कि मार्क्स के हालात क्या थे मार्क्सिस्ट बनने से पहले, और फिर वो एंगल्स से किस तरह से मिले, और उसके बाद में उन लोगों ने मिलके जो है वो मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो दी थी। अब हमने जो है वो मार्क्स के तो देख लिए, लेकिन हमने एंगल्स के हालात नहीं देखे। तो उनकी भी थोड़ी इनिशियल, जो उनकी थोड़ी अर्ली लाइफ है उसको देख लेते हैं। एंगल्स जो हैं, ये 28 नवंबर 1820 को पैदा हुए, और ये भी प्रशिया में पैदा हुए। अब इनके जो वालिद थे, ये एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे और काफ़ी शिद्दत पसंद रिलीजियस इंसान थे, लेकिन बड़े अमीर थे। और एक कॉटन स्पिलिंग मिल शहर हैं ये। इवन तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल काम बहुत हो चुका था काफी वहाँ पे, फिर उसके साथ साथ उतनी ज़्यादा गुर्बत भी थी क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उसको शदीद तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था, और काफ़ी वहाँ पे पॉवर्टी हो चुकी थी, और एंगल्स ने सब अपनी अर्ली एज से देख रखा था। अब उन्होंने देखा हुआ था कि किस तरह से वहाँ की जो वर्किंग क्लास है वो दिन रात काम करती है, और किस तरह से बच्चों को भी स्कूल छोड़ के इस सब में ही आना पड़ जाता है। तो ये हालात उन्होंने देखे हुए थे। एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें एंगल्स की, तो काफ़ी वो इंटेलिजेंट थे, उनको ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक था, और वो एक पोइट्री सर्कल का भी पार्ट हुआ करते थे, और वहाँ पे वो अपनी पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। वो इकोनॉमी और लॉ पढ़ना चाहते थे, मगर उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि एंगल्स फैमिली बिजनेस संभाल लें। तो उन्होंने, जब एंगल्स 17 साल के हुए थे, तभी उनको उनका स्कूल ख़त्म करा दिया और उनको अपने ऑफिस में भर्ती कर लिया। तो अब ये जो है ना, मतलब एंगल्स की फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है 17 साल की एज में, क्योंकि उनको उनके फादर ने अपने ऑफिस में भर्ती कर लिया। मगर उसके बावजूद वो अपने फ्री टाइम के अंदर हिस्ट्री, फिलोसफी और लिटरेचर उसको पढ़ते रहते थे, और उनको जुबानें सीखने का जो शौक था वो भी वो सीखते रहते थे और पोइट्री भी लिखते थे। तो अब हुआ यूं कि अ, जब उनको अपने फादर के ऑफिस जाना पड़ा, तो उसके बाद उसके अगले साल उनको एक क्लर्क के तौर पे एक बड़े शहर भी जाना पड़ा था। अब उस शहर का नाम था ब्रेमन, और इनका जो होम टाउन था उसका नाम था बार्मेन, थोड़ा ही फर्क है। खैर, ये जो काफ़ी बड़ा शहर था, इसका एटमॉस्फेयर
जो था वो इस तरह का था कि यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा इनका कांटेक्ट हुआ फॉरेन लिटरेचर से और फॉरेन प्रेस से। और इन्होंने इसके साथ साथ अपने फारग टाइम के अंदर काफ़ी बुक्स भी पढ़ी, फिक्शनल बुक्स भी पढ़ी और पॉलिटिकल बुक्स भी पढ़ी। और वही सब करते रहे, अपनी ज़ुबानें सीखते रहे, और उनको इस चीज़ का बहुत शौक था ज़ुबानें सीखने का। और जब तक वो जिंदा रहे थे वो तकरीबन 20 ज़ुबानों में फ्लुएंट हो चुके थे, जिनके अंदर अरेबिक आ जाती है, पर्शियन आ जाती है, और इंग्लिश, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब उन ज़ुबानों सब में वो अच्छे काफ़ी हो गए थे। अब इसके बाद इसके बाद ये है कि उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। पहले लिखते थे वो पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज, अब उन्होंने एक जर्नल के अंदर लिखना शुरू कर दिया था जिसके अंदर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे अपने होम टाउन के अंदर जो सिचुएशन थी, जो वर्किंग क्लास की सिचुएशन थी, यानी कि उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और साथ साथ ये कि उसके मसाइल क्या क्या होते हैं, किस तरह से बच्चे उससे तंग होते हैं, उनको मजबूरन फैक्ट्रियों में जाके काम करना पड़ता है, वो किस तरह से स्कूल से और पढ़ाई से दूर रह जाते हैं। और उन्होंने अटैक किया था खुल के कि किस तरह से ये सब जो एक्सप्लोइटेशन है इस वर्किंग क्लास की, ये इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि असल में मजहब का एक मतलब ड्रामा करते हैं, यानी कि बनते मजहबी हैं मगर असल में तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब उन्होंने ये लिखा, और उसके बाद जब उनकी क्लर्कशिप ख़त्म हुई जो कि वो ब्रेमेन में कर रहे थे, तो उसके बाद वो बर्लिन चले गए 1 साल के लिए। और वो उनको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो उस टाइम में एक ये कंपलसरी होता था जो नौजवान मर्द होते थे उनके लिए कि वो जो है ना वो 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस के अंदर जाएंगे, तो फिर मार्क्स को भी जाना पड़ा। अब जब उन्होंने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन की थी, तो जो बर्जुआज फैमिली होती थी उस टाइम की, उसके अंदर होता यूँ था कि वो ये मिलिट्री सर्विस तो ज्वाइन करते थे लेकिन वो साथ साथ अपने बाकी इंटरेस्ट वगैरह परस्यू कर सकते थे, और उनके फादर ने भी उनके लिए इसी तरह का इंतज़ाम किया था। तो अब ये भी इन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस के साथ साथ इन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली थी एज एन एक्सटर्नल स्टूडेंट, और वहाँ पे उन्होंने एक फिलोसफी का कोर्स किया था। वो इसी ग्रुप में बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाकर यंग हेगेलियन ग्रुप के साथ इनका ये भी कनेक्टेड हो गए, और ये वही ग्रुप था जिसके साथ मार्क्स भी रह चुके थे। तो अब ये दोनों सेम ग्रुप इनका आ गया जिसके साथ ये दोनों कनेक्टेड रहे थे। अब मार्क्स की तरह ये भी उसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहे थे। अब जैसे हमने पहले देखा था कि मार्क्स जो है वो ये दोनों मटेरियलिस्ट व्यूज, मार्क्स भी और एंगल्स भी दोनों मटेरियलिस्ट व्यूज के बारे में इन्होंने लिखा था, वो अब उसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे, तो आए। और इसके अंदर थोड़ा सा मटेरियलिस्ट एस्पेक्ट आना शुरू हो गया था क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रीडिंग्स वो किया करते थे। और उनकी राइटिंग के अंदर ये मटेरियलिस्ट एस्पेक्ट अब आना शुरू हो गया था, और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्शन पे भी जोर डाला करते थे अपने राइटिंग्स के अंदर। और वो हुआ यूं कि काफ़ी अरसे तक यंग हेगेलियन के साथ फिर वो भी कनेक्टेड रहे, और ये काइंड ऑफ एक वजह बनी जिसकी वजह से मार्क्स और जो है वो एंगल्स एक दूसरे के करीब नहीं आ सके, क्योंकि इनिशियली मार्क्स भी उसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड तो थे, मगर मगर ऐसा था कि मार्क्स ने बाद में उसकी क्रिटिक शुरू कर दी हुई थी, लेकिन जो एंगल्स थे वो उसके साथ ही जुड़े हुए रहे थे। तो जब ये लोग फर्स्ट टाइम मिले भी थे तो उस टाइम पे कुछ खास इनके दरमियान अम, इत्तेफाक नहीं हो सका था, नजरियाती इत्तेफाक, या उन्होंने इस तरह से एक साथ काम करने का नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे उन दोनों की जो भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो अलग अलग थे। अब एंगल्स जो हैं, खैर वो अब यहाँ बर्लिन के बाद वो जाते हैं मैनचेस्टर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए।
जब वो मैनचेस्टर जाते हैं तो वहीं पर उन्होंने वो मार्क्स से वो फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन उस मीटिंग के अंदर कुछ हो नहीं पाया था। तो अब जो एंगल्स हैं, जब वो जाते हैं ना मैनचेस्टर, वो वहाँ पे असल कम्युनिस्ट बनते हैं। वो इस तरह से होता है कि जो मैनचेस्टर है ना, वो काफ़ी वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे उसका बहुत काम था। तो वहाँ पे वर्कर्स की कंडीशंस भी काफ़ी ख़राब थी। और यही सब जो है ये इन डेप्थ स्टडी कर पाए थे एंगल्स मैनचेस्टर जाकर। उन्होंने देखा कि वो उन्होंने वो वहाँ उनके साथ राब्ते में रहे जो वर्कर्स थे, और वर्कर्स के अंदर जो के रेवोल्यूशनरीज थे, उन वर्कर्स के साथ भी ये राब्ते में रहे। ये जा जाकर उनके जो एरियाज होते हैं ना जहाँ पे वो रहते थे, ये उसको भी देखा करते थे, ताकि इनको अच्छे से पता रहे कि वहाँ पे हो क्या रहा है, उनकी क्या लिविंग कंडीशन है जिसके अंदर वो रहते हैं, ताकि इनको डायरेक्ट नॉलेज मिल सके। और अब उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा था, उन्हें पता था कि वो वर्किंग क्लास किस हद तक सफ़र कर रही है। तो वो ये जानते थे कि अगर ये लड़ेगी तो ये एक काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशनरी एक्शन ले सकती है। अब वर्किंग क्लास के साथ राब्ते में रहने के साथ साथ एंगल्स जो थे, इन्होंने साथ साथ अपना मुतालिया भी जारी रखा था, और इन्होंने कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थ्योरीज को भी पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी जो कि फ्रेंच और जर्मन लीडर्स ने पहले से लिखी हुई थी। अब उन्होंने उन थ्योरीज को अडॉप्ट नहीं कर लिया था, लेकिन वो फिर भी उसका एक एनालिसिस करते रहते थे, और उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स थे उसको वो लिखते रहते थे। और साथ साथ वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी पढ़ना शुरू हो गए थे, उसका एनालिसिस भी करते रहते थे। तो अभी जो सारा उनका एनालिसिस था, इन्होंने इसको वो मार्क्स के उस जर्नल के अंदर पब्लिश किया था, उस आर्टिकल के अंदर जो कि मार्क्स ने अपने ईयर बुक के अंदर पब्लिश किया था। और यही वो चीज़ थी, यही वो आर्टिकल था जिसकी वजह से मार्क्स जो थे वो फिर इंटरेस्टेड हुए थे इनकी राइटिंग के अंदर, और इनसे आकर मिले थे। अब होता यूं है कि जो मार्क्स और एंगल्स होते हैं ये मिल लेते हैं, ठीक है। अब जो एंगल्स थे वो अपने जो फादर के ऑफिस थे वहाँ पे वो उस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो कम्युनिस्ट जो है वो आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते थे, उन आइडियाज को के वो हामी हो रहे थे, और तो वो खुल के रिवोल्ट भी किया करते थे अपने फादर के खिलाफ। और वो जो थे वो मार्क्स के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मार्क्स जो थे उनको जैसे कि पहले सेंसरशिप फेस करना पड़ती थी प्रशियन अथॉरिटीज जो वहाँ थी, फ्यूडल अथॉरिटीज जो थी उनके हाथों। तो अब फिर मार्क्स के ऊपर यही दौर आ गया हुआ था कि उनको दोबारा से बहुत ज़्यादा जो है वो उनके ऊपर दबाव आया था काफ़ी। तो उनको जो है वो पेरिस से भी निकाल दिया गया था, और फिर वो बेल्जियम चले गए थे। और बेल्जियम जो है वहाँ पे एंगल्स ने भी उनके घर के साथ ही अपना घर बना लिया था। अब इस सारे टाइम के अंदर मार्क्स ने काफ़ी काम किया था, और काफ़ी अच्छे से। जी ठीक है कॉमरेड, 5 मिनट ही रह गए हैं बस, ये भी ख़त्म ही हो गया है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारा काम किया, और एंगल्स ने भी उनके साथ, फिर जब उन्होंने साथ घर बना लिया तो उन दोनों ने मिलकर साथ में काफ़ी अच्छा काम किया। और उन्होंने फिर जो अपनी हिस्टोरिक बुक है उसको पब्लिश किया, जो कि है द जर्मन आइडियोलॉजी। वो लेकिन उस बुक को पब्लिश नहीं कर सके थे, और वो बाद में पब्लिश हुई थी। मगर ये था कि उन दोनों जो मुफक्किरीन थे उनको अपनी ख्यालात को और अपनी सोचों को क्लियर करने का काफ़ी मौका मिल गया था इस सब से। और उसके बाद अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, जिसके बाद उन्होंने जो है वो मार्क्सिज्म की बुनियाद रखी, और इसी तरह से वो दोनों खुद भी मार्क्सिस्ट बन गए। कॉमरेड्स, ख़त्म हो गया मेरा लेक्चर।